तो चलिए आज आधुनिक भारतीय लोक कथाओं के उस अंधेरे कोने में चलते हैं जहां डर के साथ साथ कई सवाल भी छिपे हैं। ये जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हैं ना, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। असल में ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे सबसे गहरे डरों का आईना होती हैं। तो आज हम इसी आईने में झांकने की कोशिश करेंगे। ये सवाल शायद बहुत सीधा साधा लगे, लेकिन असल में यही वो दरवाज़ा है जहाँ से अनगिनत कहानियाँ शुरू होती हैं। वो कहानियाँ जो सुनसान सड़कों और घने अंधेरे जंगलों में सांस लेती हैं। हम यहाँ 3 अलग-अलग कहानियों को देखेंगे। कहानी 1 जंगल में खोई बस की हो या एक गांव को परेशान करने वाली भूतिया बारात की, इन सब में एक अजीब सी बेचैनी है जो इन्हें आपस में जोड़ती है। अच्छा, इन कहानियों को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये डरा कौन रहा है, कौन है ये आत्माएं। चलिए ज़रा इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहला है छलावा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक धोखेबाज आत्मा है। ये अक्सर थके हुए, रास्ता भटके हुए मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें एक ही सड़क पर बार बार घुमा के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा देती है। और फिर आती है भूतिया बारात। सोचकर ही डर लगता है। अमावस्या की अंधेरी रात और अजीबोगरीब शक्लों वाली आत्माओं का एक पूरा का पूरा जुलूस, जो एक जिंदा दुल्हन को लेने आता है और अपने पीछे सिर्फ खौफ छोड़ जाता है। अब इन दोनों के काम करने का तरीका देखिए कितना अलग है। छलावा जो है वो दिमाग से खेलता है, एक साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट देता है, भ्रम पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया बारात वो सीधा सीधा हमला करती है। उसका मकसद साफ है, एक कुंवारी लड़की को उठाकर ले जाना। और हमारी आखिरी कहानी वो एक बिल्कुल अलग तरह की आत्मा के बारे में है। ये कहानी है एक नवजात बच्चे की, जिसे एक साधु ने चंपा के फूल में बदल दिया। क्यों? ताकि वो उसे उसके अपने ही पिता से बचा सके। एक बात तो साफ है, इन आत्माओं से सामना यूं ही कहीं भी कभी भी नहीं हो जाता। हर लोक कथा की तरह इनके भी कुछ पक्के नियम हैं जो तय करते हैं कि ये अलौकिक शक्तियां कब और कहां अपना असर दिखाएंगी। और यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? समय होता है अमावस्या की रात, जब अंधेरा सबसे घना हो। जगह होती है सुनसान, अलग थलग, और निशाना कौन बनता है? वो जो कमजोर हैं, थके हुए यात्री या फिर कुंवारी लड़कियां। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये आत्माएं सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि इंसानी किरदारों के मन के अंदर भी एक जबरदस्त संघर्ष पैदा कर देती हैं। और यहीं पर आकर ना एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है पढ़े लिखे लोग, जैसे प्रोफेसर विकास सर या शहर की लड़की प्रिया। उनका मानना है कि ये सब अंधविश्वास है, थकान से ड्राइवर को भ्रम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जिनका पीढ़ियों का विश्वास है। वो कहते हैं भैया कोई अंधविश्वास नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है, 70 साल से ये सब हो रहा है। तो यहाँ तर्क और अनुभव आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो मतलब बात ये है कि डर सिर्फ इन घटनाओं का नतीजा नहीं है, बल्कि डर ही वो ईंधन है जिससे इन आत्माओं को ताकत मिलती है। वो शिकारियों की तरह हैं जो पहले डराते हैं और फिर शिकार करते हैं। पर एक मिनट रुकते हैं। क्या हो अगर ये कहानियां सिर्फ भूतों के बारे में हुई ना? क्या हो अगर ये एक आईना हो जो हमारी अपनी इंसानी चिंताओं को दिखा रही हो? जब गांव वाले भूतिया बारात से डरते हैं तो वो सिर्फ एक भूत से नहीं डर रहे होते। ये डर असल में समाज में जवान लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो गहरी चिंता है, उसे दिखाता है। और चंपा की आत्मा की कहानी, उसकी जड़ तो और भी गहरे सामाजिक सच में है। ये उस सोच से पैदा होती है जहां एक पिता अपनी ही बेटी को अपनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे तो बस एक बेटा चाहिए था, एक वारिस। तो उस बच्ची का फूल बन जाना, हाँ, ये एक तरह की जादुई सुरक्षा थी। लेकिन साथ ही ये इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे एक बेटी की जिंदगी को सिर्फ उसके लड़की होने के वजह से नकार दिया गया, छिपा दिया गया। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद है। बाकी कहानियों से अलग यहाँ मुक्ति का एक रास्ता है, पर उसकी शर्तें हैं। सच्चा प्यार चाहिए और सबसे जरूरी उस पिता का सच्चा पछतावा जिसने उसे कभी ठुकराया था। उसके बिना श्राप नहीं टूट सकता। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये कहानियां हमें डराने के लिए हैं या फिर ये हमारे उन डरों को आवाज दे रही हैं जो समाज में पहले से मौजूद हैं? मतलब असली भूत कौन है? वो जो हमें दिखाई देता है या वो डर जो हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर छिपा बैठा है?